Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. Today we will discuss past indefinite tense. So let's start now. इसी को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है यानी पहचान क्रिया के अंत में आ, ए, ई अथवा तथा, तिथि, तेथे इत्यादि लगा रहे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि इसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 आ गया, यानी कि मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं। तो जब भी हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा या फिर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, जो कि आगे देखेंगे कि आखिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब आने पे फिर मेन वर्ब में क्या बदलाव होता है उस पर भी गौर करेंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते कब हैं। तो याद रखिए, जब कोई काम पास्ट में ही ख़त्म हो गया यानी वर्तमान तक नहीं पहुंच पाया, वैसे स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह आम खाया, यानी खाने का काम खत्म हो गया, तो वह का इंग्लिश देख लीजिए, सब्जेक्ट है इसलिए ही हो जाएगा। फिर खाना का V2 ate होता है। फिर आम आ गया ऑब्जेक्ट, तो अ मैंगो, यानी आपका सेंटेंस हो गया कि ही एट अ मैंगो, यानी वह आम खाया। इसी तरह से रहेगा मैं किताब लिखा, तो मैं का आए। फिर लिखना का V2 लगाना होगा, तो राइट मतलब लिखना होता है, इसका V2 होता है रोट, तो आई रोट किताब है इसलिए अ बुक करना होता है। तो मैं किताब लिखा का ट्रांसलेशन हो गया आई रोट अ बुक। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसी को कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब इसके हम लोग विस्तृत रूप को देखते हैं, जिसमें कि नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। तो कैसे वो सब काम करते हैं उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। और आप याद रखेंगे कि एक आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। आपने गौर किया था कि जब डू डज आ रहा था तो हमेशा V1 लगता था, V5 फिर नहीं लगता था। ठीक उसी तरीके से जब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होगा तो इसके बाद हमेशा V1 ही आएगा, कभी भी V2 का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि डिड भी लगाते हैं फिर V2 लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो V2 लगाना है। ऐसा नहीं होता है। जब भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग करें तो ध्यान रखें कि फिर V2 का प्रयोग नहीं करना है, V1 ही आएगा। कैसे, यहाँ गौर कीजिए। जैसे दिया हुआ है वह घर गया, तो ये तो सिंपल सकारात्मक वाक्य है। इसको जब बनाते हैं तो वह का ही, जाना का V2 तो वेंट, घर है तो होम। अब इसका निगेटिव बनाते हैं, वह घर गया, इसका निगेटिव होगा वह घर नहीं गया। तो वह घर नहीं गया
तो चूंकि निगेटिव है इसलिए अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो वह का ही हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना रहे हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड ही आता है। अब चूंकि निगेटिव है इसलिए नोट लगाना होगा। आप अगर चाहें तो डिड नोट को मिला के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट कर सकते हैं। फिर जाना का भी टू नहीं लगेगा बल्कि गो लगाना है, घर है तो होम लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको कि ही डिड लगा देते हैं, नोट भी लगा देते हैं, गो के जगह वेंट कर देते हैं, फिर होम लिख देते हैं। तो याद रखिए ये गलत हो जाता है। कभी भी सेंटेंस में जब डिड आ जाए तो V2 का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। चलिए नंबर सी को देखते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं। जैसा कि पहले डिस्कशन हो चुका है कि जो मेन सेंटेंस है वह घर गया, इसके शुरुआत में क्या लगा दीजिए तो बन जाएगा क्वेश्चन, क्या वह घर गया, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा चूंकि एक क्वेश्चन है। तो जब भी क्या से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो जो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब डिड है ये अब पहले आ जाएगा, अब आएगा सब्जेक्ट। तो डिड ही, फिर मैं पहले बता चुका हूँ कि हमेशा V1 का प्रयोग होगा क्योंकि डिड आ गया है, इसलिए यहाँ पे गो और होम। फिर नंबर डी में देख लीजिए, इसका निगेटिव बनाएंगे, क्या वह घर नहीं गया, क्या वह घर नहीं गया। तो चलिए ये जो सेंटेंस बना हुआ है अब इसका निगेटिव करेंगे। तो नोट लगाने का दो तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि या तो आप नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाइए तो डिडंट हो जाएगा, या सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाइए। तो चलिए दोनों तरीके से देख लेते हैं इसे। एक हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा करके तो डिडंट, फिर ही गो होम। दूसरा भी तरीका है कि आप सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट लगा सकते हैं, तो इधर डिड रहेगा सिर्फ, ही नॉट गो होम। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो डिडंट ही गो होम कर सकते हैं या डिड ही नॉट गो होम कर सकते हैं। एक बात और याद रखें कि इंग्लिश को बेहतर बनाना है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी गौर करना होता है, जिसे आप उच्चारण कहते हैं। बहुत लोग इसे डिडंट पढ़ते हैं, डिडंट गलत उच्चारण होता है, डिडंट सही उच्चारण होता है, डिडंट। तो ध्यान रखें इस बात का। फिर आ जाइए नंबर ई में। मैं बता रखा हूँ आप लोगों को कि वह घर गया। अब इसमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगा के क्वेश्चन बनाते हैं। तो वह घर क्यों गया, वह घर कब गया, वह घर कैसे गया, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वह घर कब गया मैं इस तरह से कर देता हूँ। और मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ ये सब आ जाए तो उसकी प्रधानता होती है और सबसे पहले उसी को लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे पहले कब का इंग्लिश व्हेन लिखना होगा और उसके बाद फिर, चूँकि मैं कहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है तो पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, ये भी क्वेश्चन है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट होगा। तो चलिए व्हेन डिड, अब सब्जेक्ट ही लगा देंगे, जाना का गो, घर है तो हो। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसका निगेटिव करेंगे, वह घर कब नहीं गया। अब चूंकि फिर वैसा ही है, कब आ गया इसलिए इसकी प्रधानता होगी, सबसे पहले इसे ही लिखना होगा, इसलिए कब का इंग्लिश लिख देंगे व्हेन। बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जब भी क्वेश्चन रहे, इसलिए डिड, फिर ही, फिर जो है चूंकि ये निगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद या तो नोट लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है आप देख सकते हैं। तो व्हेन डिडंट ही कर सकते हैं या व्हेन डिड ही नोट कर सकते हैं। फिर जाना का भी वन गो हो जाएगा, घर है तो होम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य को बनाते हैं,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य को बनाते हैं, या इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं यानी प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य को बनाते हैं। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने आप को बहुत बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू।